दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2023। विज्ञापन क्रमांक इसका 39/2023, लेक्चरर फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड 28/12/2023 का है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2024 है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2024 की है। इसको आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आप इस पर जाएंगे तो आप जब इस पर जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल इस पर मिल जाएगी और इसी से हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। आप देखते स्टार्ट डेट 8/2/2024 का है और एंड डेट 7 मार्च 2024 का है। इसको हम डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा PDF डाउनलोड आपके पास हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ के कुल 4 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्न अनुसार है। शैक्षणिक अर्हता कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातकोत्तर और BEd। रोजगार पंजीयन माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2023 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2023 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। यानी अगर अन्य प्रदेश के आप हैं, मध्य प्रदेश के अलावा कहीं के हैं, तो आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। यानी उस टाइम तक आपको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग या कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 8/2/2024 से दिनांक 7/3/2024 तक www.mpionline.gov.in तथा http://mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 12/2/2024 से दिनांक 9/3/2024 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी या वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। कुल मिला के मैं हमेशा आपसे एक चीज ये बात करना चाहता हूँ कि आप जो भी भरें बहुत ही सोच समझ कर भरें और बिल्कुल सही आवेदन पत्र भरें। साथ में एक ऐसे व्यक्ति को आवश्यक रूप से बैठा लें कि जो इन सब चीज़ों का जानकार हो, जिसको ये सब चीज़ें आती हों, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी जॉब को दिक्कत में ला सकती है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को OMR आधारित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि की जानकारी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर यथा समय उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर ईमेल तथा SMS अलर्ट भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विहित स्थान पर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। इस चीज का आप हमेशा खास ख्याल रखिएगा
कि आप जब भी मोबाइल नंबर दें वह दें जो चालू हो, और आपका ईमेल आईडी वह दें जो एक्टिव हो, और जिस भी किसी कमीशन में या कहीं पर भी आप जब फॉर्म डाल रहे हैं तो उसकी वेबसाइट आप लगातार देखते रहें। प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता में विज्ञापित रिक्तों का आरक्षण, वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायत करते अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश या अधिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। जब भी आप भुगतान करें सोच समझ कर करें, क्योंकि यदि आपने ज्यादा या कुछ भी गलत भुगतान किया है तो वहां से रिफंड नहीं होगा। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की चॉइस फिलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार चॉइस फिलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, जो भी भरे बहुत सोच समझ कर भरें, एक बार में भरें, बार बार परेशान ना हो ना करें। प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थी को औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टता परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को कौन कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है। अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने जाने का नियम अनुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु रीइंबर्समेंट का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई संपादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार की शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25/181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक काबे में न आए और उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम व्याख्याता, अस्थि, बाधितार्थ। रिक्त पदों की संख्या UR 2, SC 0, ST 1, OBC 1, EWS 0। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या 1। मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या 0000। कुल पदों की संख्या 4। यहाँ पे एब्रिविएशन दिए हैं, संक्षिप्तीकरण दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। पद का विवरण। पद का नाम व्याख्याता, अस्थि, बाधितार्थ। विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। पद स्थिति स्थायी। वेतनमान रुपये 36,200 से 1,14,800 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दे होंगे। पद के कर्तव्य। शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित कार्य। शैक्षणिक अर्हता कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातकोत्तर और BEd। ठीक। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित करने होने की पात्रता नहीं रखेंगे। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर
इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति 2 वर्षों की परिवीक्षा पर की जाएगी। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर हेतु आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है, उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों का आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ दे होगा। मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें। अब दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षित तथा छूट हेतु पात्र हैं जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारित करते हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता। किसी भी उम्मीदवार जिसे महिला के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम निश्चित होने तक लंबित रखा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसको 2 या 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात जिसमें जुड़वा या 2 से अधिक संतानों का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा। 5 महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदन पत्र के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भरे। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहर मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया कर उसकी अभ्यर्थता समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि सेवा काल के दौरान भी समय उसकी अनर्हता प्रमाणित होती है तो उसका चयन निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा। आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। कुल मिला के 21 से 40 तक भी हम ना कहेंगे, 39 ही मानिए। आयु संगणना तिथि 1/1/2024। आयु सीमा में दी गई छूट अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट 1 देखें। अधिवार्षिक आयु 62 वर्ष। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की तिथि, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर यथा समय प्रकाशित किए जाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के दोनों भागों में पृथक पृथक को कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए परीक्षा के प्रश्न पत्रों के दोनों भाग में पृथक पृथक कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक कम किया जाएगा। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को पेपर सेंटर या मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधानिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात या किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150 रुपये नॉन रिफंडेबल शुल्क देय होगा
तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क ₹40 प्रत्यक्ष देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्ति पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधानिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्प में से गलत उत्तर दिया गया हो और विकल्प में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति या पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करने हेतु जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर संबंधित प्रवर्ग हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का समायोजन अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की भांति बिना किसी छूट के चयनित होते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेख की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर सूचित किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंपैरेटिव त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। फोटो पहचान पत्र प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निम्नांकित में से कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय पत्र से अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इन चीजों का आप ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी एक चीज आप आवश्यक रूप से लेके जाएं। पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय सेवक के मामले में नियुक्तों द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के फोटो युक्त पासबुक, शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र। आवेदन प्रक्रिया उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 3 का अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये जानकारी देख ली है और इसमें ये बताया कि अपना मोबाइल और ईमेल तैयार रखें। संक्रामक रोगों के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी तो निम्न परिशिष्ट देखे। आयु सीमा की छूट परिशिष्ट 1, अर्हता दस्तावेज संबंध में जानकारी 2, आवेदन पत्र भरने के लिए अन्य निर्देश 3, परीक्षा संबंधी जानकारी की परिशिष्ट 4। ये आपका पूरा हो गया है। अब परिशिष्ट 1 जैसे बताया गया है कि भाई क्या छूट आपको दी गई, इसके लिए आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये आप अर्हता संबंध दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यदि आप चाहें तो इसको आप स्क्रीन खींच सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। और मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जब भी आप वैकेंसी भर रहे हो, जब आप ये आपको परीक्षा के नाम व्याख्यात 80 बाध्यता यानी ये आपको पूरा भरना पड़ेगा। दस्तावेजों का विवरण, संलग्न दस्तावेजों पृष्ठ क्रमांक, संचय योग, ये आपको पूरा भरना पड़ेगा। इसको आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको
कि आप कम से कम जब इसे एक बार देख लेंगे तो दोबारा से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि जब भी कोई वैकेंसी के विषय में आपको पता चले तो आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवश्यक रूप से जाएं और वहाँ से आप पूरी जानकारी को एकत्रित करें और उसके बाद ही आप जब भी हो उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अदरवाइज होता क्या है कि हम पूरी मेहनत करते हैं और हमारी छोटी सी गलती के कारण हमारा फॉर्म निरस्त हो जाता है। परीक्षा तथा आवेदन शुल्क मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपये, शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के हेतु 500 रुपये। ये है हेल्पलाइन नंबर, ये लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आप इस पर हेल्पलाइन के लिए बात कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि हम पहले भी देख चुके हैं, 7 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे। ध्यान रखिए, दोपहर 12 बजे। कई वैकेंसी हम देखते हैं तो 11:59 रात्रि तक होती है, यहाँ पर दोपहर 12 बजे तक है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। और मेरा हमेशा मानना ये होता है कि आप इसके लिए इंतजार ना करें, आप हमेशा ये चीज देखें कि आप कोशिश करें कि समय पर फॉर्म भर दें, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और घोषणा पत्र का प्रारूप, यदि क्रीमी लेयर वाला मैटर है तो घोषणा पत्र का प्रारूप ये दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई हैं। यात्रा व्यय का भुगतान के विषय में नियम कायदे कानून आप देख सकते हैं। परिशिष्ट 4 ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR सीट उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश, ये आप बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि OMR सीट आपको कैसे फिल करनी है, कैसे फिल करनी है, इस चीज का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप जब इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अदरवाइज दिक्कत वही आती है जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि परेशानी आती है कि आप लोग कई बार ये कहते हैं कि फिर आप देखते हैं कि OMR सीट कैसे भरते हैं, फिर आपके कई बार गलत हो जाता है। अनुसूचित साधन ये आप बिल्कुल नहीं लेके जाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। और प्रश्न पत्र का अंकन, उपस्थिति पत्रक, ये सब चीजों का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेपर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे अभ्यर्थी को जिन्हें उपरोक्त अनुसार सह लेखन की सुविधा प्रदान की गई, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। इस चीज का भी खास ख्याल रखिए। देखिए, मैं बोल रहा हूं ना कि छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए आप इसमें जो भी निर्देश दिए हुए उनको आप आवश्यक रूप से पढ़ लें और अपने समय की या अपनी व्यवस्थाओं की बचत करें। क्योंकि दिक्कत यही आती है कि मैंने कई बार देखा है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों के कारण कई बार परेशानी हो जाती है। तो मेरी अब शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि ये वैकेंसी और आपने फॉर्म डाला और आपका हो गया, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से हुआ है कि जिससे हम और ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकें और हम आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।